आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने आज नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाला। मुख्यमंत्री हैदराबाद से हेलीकॉप्टर से विकाराबाद जिले के कोंडांगल पहुंचे और जिला परिषद हाई स्कूल में बने पोलिंग सेंटर पर अपना वोट डाला। कोंडांगल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रेवंत रेड्डी ने कोंडांगल नगर पालिका के चुनावों के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। कोंडांगल से हैदराबाद लौटने के बाद मुख्यमंत्री नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां उनका कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। तेलंगाना में 116 नगर पालिकाओं और 7 निगमों में नगर निगम चुनावों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग चल रही थी। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने खम्मम जिले की मधीरा नगर पालिका में अपना वोट डाला। मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में अपने वोट का इस्तेमाल किया। श्रम मंत्री जी विवेक ने मंचिरियल में अपना वोट डाला। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने निजामाबाद के एक पोलिंग सेंटर पर अपना वोट डाला। वहीं निजामाबाद से पीजेपी एमपी डी अरविंद ने भी निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए वोट डाला। सभी नगर पालिकाओं और कॉरपोरेशनों के 8,191 पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 7 बजे शुरू हुआ पोलिंग शाम 5 बजे खत्म होगा। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कौन होते हैं हिंदुस्तान पे अपनी मर्जी चलाने वाले। इसी के साथ उन्होंने गाजा फलस्तीन का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। ऑयल मत लो, बोले आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? हम क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है सर? और एक बात बता रहा हूं सर, ये यूएस ट्रेड डील से यूरोपियन 2 मिनट सर, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी से हमारा पीएलआई का पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने टैरिफ गिरा दिया। आपने टैरिफ गिरा दिया मेडिकल डिवाइसेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिया सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर। तो यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे तो डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है इस मुल्क में। सर, यू आर वी साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अ फोर्स परचेज ऑर्डर। सर, बांग्लादेश से यूएस ने कह दिया कि हमसे कॉटन खरीदो, 0 टैरिफ। सर, भिवंडी, मालेगांव, बनारस के पावरलूम का क्या होगा? 70% रॉ कॉटन हम देता बांग्लादेश को। सर, एमएचए का बजट 5.7 बढ़ गया, डिफेंस का 15.99। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। जब तक खत्म कर रहा हूं सर, हम कुलभूषण यादव को भूल गए। वो कुलभूषण यादव उसको आईसीजे में रुकाया। आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव को? वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं। मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाए, 15 मिनट जाकर देखें, 60,000 फलस्तीनों खत्म कर दिया गया। और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखें। मैं ज़ायनिज़्म मुर्दाबाद बोलता हूं, भारत जिंदाबाद। और ये सरकार तेलंगाना से नाइंसाफी कर रही है, कुछ नहीं दे रही है। बहुत आज तेलंगाना नगर निगम चुनाव के दौरान अलग अलग जिलों से कई छोटी मोटी झड़पों की खबरें सामने आई है। ये घटनाएं महबूबाबाद, नरसापुर, करीमनगर और भूपापल्ली में हुई है। महबूबाबाद म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 14 में एक छोटी सी झड़प की खबर सामने आई। यह घटना तब हुई जब 2 ग्रुप्स में आपस में बहस शुरू हो गई थी और बीआरएस कैंडिडेट्स बुथुला कृष्णा ने पोलिंग एरिया के 100 मीटर के अंदर कैंपेन करने को लेकर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट गादीपल्ली नागेश्वर राव पर कथित तौर पर हमला कर दिया। कहासुनी जल्द ही हाथापाई में बदल गई। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों पार्टियों के सपोर्टर्स के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने तुरंत दखल दिया और ग्रुप्स को तितर बितर किया। नरसापुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 में बीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस टकराव से इलाके में तनाव पैदा हो गया। बाद में अधिकारी शांति बहाल करने के लिए मौके पर पहुंचे। तेलंगाना नगर निगम चुनाव के दौरान करीमनगर में भी तनाव रहा। खबर है कि पूर्व मंत्री गंगुल्ला ने बीआरएस नेता कुर्रा तिरुपति की गिरफ्तारी रोक दी। तेलंगाना सरकार ने ग्रेटर जीएचएमसी को 3 अलग अलग कॉरपोरेशन में बांट दिया है। इसमें 2 नए कॉरपोरेशन साइबराबाद और मलकाजगिरी बनाए हैं, जबकि जीएचएमसी के तहत 12 जोन में से 6 जोन को बनाए रखा है। आज एक सरकारी ऑर्डर जारी किया गया जिसमें 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाए गए।
साइबराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मलकाजगिरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सरकार ने मेट्रोपॉलिटन एरिया और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन को तीनों कॉरपोरेशन के लिए स्पेशल ऑफिसर भी नियुक्त किया। आरवी कर्णन जीएचएमसी के कमिश्नर बने रहेंगे। जी सृजना का ट्रांसफर करके उन्हें साइबराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर बनाया गया है। वही जीएचएमसी के एडिशनल कमिश्नर टी विनय कृष्ण रेड्डी का ट्रांसफर करके उन्हें मलकाजगिरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर बनाया गया है। जियो के अनुसार शहर के विस्तार से पैदा होने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों की सावधानी से जाँच विचार करने के बाद मौजूदा जीएचएमसी को फिर से बनाया गया है। यह कदम आसपास के 27 शहरी लोकल बॉडीज के जीएचएमसी में मर्जर के कुछ महीनों बाद आया है, जिससे कोर अर्नब रीजन बनाया गया था। सरकार ने पिछले साल दिसंबर में जीएचएमसी को 12 जोन और 60 सर्कल में रिओर्गेनाइज करने की मंजूरी दी थी। साइबराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में श्रीलिंगमपल्ली, कुकड़पल्ली और कुतुबुल्लापुर जोन से बने इलाके शामिल होंगे। येल्लारेड्डी म्यूनिसिपैलिटी में तब तनाव फैल गया जब बीआरएस नेताओं ने पुलिस पर चुनाव में रूलिंग कांग्रेस पार्टी का साथ देने का आरोप लगाते हुए प्रोटेस्ट किया। पुलिस पर येल्लारेड्डी से कांग्रेस एमएलए को गलत सपोर्ट देने का आरोप लगाते हुए बीआरएस के पूर्व एमएलए प्रोटेस्ट पर सड़क पर बैठ गए। जब पूर्व एमएलए और उनके समर्थक सड़क पर बैठ गए और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे तो पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ियों में डालने की कोशिश की, जिससे दोनों पक्षों के बीच गर्मागर्म बहस तेज हो गई। गवर्नमेंट टीआरएस गवर्नमेंट आने वाला गवर्नमेंट है। बीआरएस गवर्नमेंट ज़माने में टाउन्स में पूरे भी पानी का, लाइट का, पार्क्स, हर एक चीज़ भी हम लोगों का करज से है। आज ये गवर्नमेंट आने के बाद पानी नहीं आ रहा, करंट नहीं आ रहा और रैतु बंद नहीं है, 4000 का पेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ इलेक्शन क्या कर रहा है मालूम है? तेलंगाना पूरे में भी कांग्रेस बीजेपी लड़के पूरे लोग मिलके बीआरएस के ऊपर लड़ रहे। बीआरएस पार्टी नहीं है बोल के बोले, फिर क्यों मिलके लड़ रहे? आज इलेक्शन कमीशन यहाँ काम नहीं कर रहा, पूरा पुलिस काम कर रहा, पुलिस वाला काम कर रहा। पुलिस वाला पूरा पैसे बांट रहे, उन लोगों का दवा बांट रहे, पूरा बांट रहे। बीआरएस का हमारे लोग आए तो रोक रहे, उन लोग छोड़ रहे, उन लोग खुद टाइट के बांट रहे। ठीक है, कितना भी करो, उन लोगों का इंक्वायरी करने के लिए हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम लोग कंप्लीट करें और स्टेट इलेक्शन। महाराष्ट्र में भाजपा पार्षद रितु ताडवे ने आज बीएमसी के निर्विरोध महापौर के रूप में निर्वाचित हुई। वही शिवसेना शिंदे गुट के पार्षद संजय घाटे उप महापौर चुने गए। शिवसेना युवटी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, जिससे सर्वसम्मति से चुनाव का रास्ता साफ हो गया। इस घटनाक्रम के साथ नगर निकाय में लगभग 4 वर्षों का प्रशासनिक शासन समाप्त हो गया है। यह मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बधाई देते हुए पारदर्शी और जन केंद्रित प्रशासन का वादा किया। उन्होंने आगे कहा कि महायुति ने एक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित नागरिक प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मतदान मांगा था। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई वासियों द्वारा दिए गए जनादेश को दर्शाती है। वही घाटे की नियुक्ति पर फडणवीस ने कहा कि वरिष्ठ शिवसैनिक के रूप में उनके अनुभव से शहर को लाभ होगा। बहुत ही खुशी की बात है, हमारे महायुति के लिए खुशी का दिन है कि आज मुंबई वासियों ने महायुति को आज बहुमत दिया है और महायुति का महापौर और महायुति का उप महापौर, महायुति के महापौर हमारी रितुबेन तावड़े और महायुति के उप महापौर संजय घाड़ी, ये दोनों आज निर्विरोध यहाँ पर चुनकर आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मुंबई वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने महायुति पर विश्वास रखा है, विकास को चुना है और विकास को स्वीकारा है। हमारे 3.5 सालों के कामों का उन्होंने इस चुनाव में हमें जीत के रूप में मुंबई वासियों ने महायुति को चुनकर दिया है। इसलिए मैं मुंबई वासियों को धन्यवाद देता हूँ। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष के औचित्य पर उनके जो सपने हैं, मुंबई को विकसित करना, मुंबई को साफ सुथरे रास्ते देना, मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त करना, प्रदूषण मुक्त करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, गड्ढों से मुक्त करना, ये सब काम महायुति करेगी। और हमारे कर्नाटक कांग्रेस का संकट और बढ़ने की संभावना है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार के भाई और कांग्रेस के पूर्व एमपी डीके सुरेश ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया अपनी बात रखेंगे और पावर शेयरिंग फार्मूले का
इशारा दिया। इस मामले में एक और गंभीर मोड़ तब ले लिया जब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दिल्ली में दोहराया कि उन्होंने और सिद्धरामैया ने नेशनल लीडर्स की मौजूदगी में एक दूसरे से बात की थी और समय आने पर वह इस बारे में बात करेंगे। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए डीके सुरेश ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें भरोसा है कि भले ही इसमें देरी हो, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया अपनी बात रखेंगे। संभावित लीडरशिप चेंज और डीके सुरेश के बयान के बारे में सवालों का जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि मीडिया को बार बार एक ही सवाल नहीं पूछना चाहिए। सिद्धरामैया ने कहा, हाईकमान का जो भी फैसला होगा उससे मुझे और शिव कुमार दोनों को मानना होगा। यह मामला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। मीडिया दूसरे मुद्दे छोड़कर बार बार मुझसे लीडरशिप चेंज के बारे में पूछते रहते हैं। उनसे पूछिए जो बयान दे रहे हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा कि जो नियम है, यह नियम हमारे या ओम बिरला के आने के बाद नहीं बने हैं। यह नियम पहले से हैं। यह नियम जब संविधान की रचना हुई तब से है। उन नियमों के आधार पर अगर वे किसी पर आरोप लगाते हैं तो उन्हें प्रमाणित करना होगा। अगर वे जिस पर आरोप लगा रहे हैं अगर वह सदन का सदस्य है तो उसे नोटिस देना पड़ेगा, और अगर वह सदन का सदस्य नहीं है तो वे ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। सिर्फ बोलने से प्रमाणित नहीं होता, इससे संबंधित दस्तावेज रखने होते हैं, सबूत रखने होते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। जो रूल्स, जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ दी रूल्स है लोकसभा का और राज्यसभा का अलग अलग है। इस रूल के आधार पर जो रूल्स तो हम आने के बाद या ओम बिरला जी आने के बाद ये रूल्स नहीं बने हैं, ये रूल्स पहले से है। ये रूल्स जब इस देश में संविधान रचाया गया, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, फ्रॉम दोज डेज रूल्स आर देयर। वो रूल्स के आधार पर किसी के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं तो यस टू ऑथेंटिकेट। ये ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ, मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ, ये बोलने से ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं तो जो सदन के सदस्य है उनको नोटिस देना पड़ता है। अगर वो सदन के सदस्य नहीं है तो ऐसे एलिगेशन, वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। फिर भी बोलने के बाद ऑथेंटिक करो बोले तो मैं ऑथेंटिक करता हूँ बोले तो। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केरल में पहली बार हमारा मेयर चुना गया है। इससे पता चलता है कि केरल की जनता क्या चाहती है। देखिए, केरल में हमारा पहली बार मेयर बना है। केरल में पहली बार हम लोग इतनी बड़ी संख्या में जीते हैं और केरल की ये जीत बताती है कि केरल की जनता क्या चाहती है। केरल की विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से हमारे पार्षद जीत कर आए हैं, एक बहुत बड़ा संकेत है राष्ट्रीय परिदृश्य में कि अब केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। तमिलनाडु में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं और इसको लेकर राजनीतिक तौर पर हलचल भी शुरू हो चुकी है। हालिया राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ अनबन सा दिख रहा है। चुनावों के लिए सीट शेयरिंग पर बात शुरू होने में हो रही देरी पर मुख्य सहयोगी कांग्रेस की ओर से चिंता जताए जाने के बाद अब डीएमके की ओर से यह ऐलान किया गया है कि अगले हफ्ते यानी 22 फरवरी से बातचीत शुरू करने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके ने कांग्रेस की नाराजगी दूर करते हुए कहा कि पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जल्द ही इस संबंध में पैनल बनाएंगे। पार्टी के राज्य हेडक्वार्टर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि डीएमके चुनाव क्षेत्र की सीट शेयरिंग कमेटी, जिसे पार्टी अध्यक्ष जल्द ही बनाएंगे, फिर तब यह कमेटी 22 फरवरी से सहयोगी दलों के साथ बातचीत शुरू करेगी, जब विधानसभा का सत्र खत्म हो जाएगा। पार्टी की ओर से मंगलवार देर रात की गई यह घोषणा कांग्रेस के उस दावे के बाद की गई है जिसमें उसने डीएमके के साथ बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन उसने बातचीत शुरू करने के लिए अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठाया है। इससे पहले तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस के इंचार्ज गिरीश चोडकर ने कल मंगलवार को डीएमके की ओर से सीट शेयरिंग कमेटी के गठन में हो रही देरी पर चिंता जताई है। एआईएडीएमके नेता एडाप्पाडी के पळनिस्वामी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने उन पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के बारे में रेगुलर झूठ फैलाने का और गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाया है। उनकी टिप्पणी 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तेज राजनीतिक बयानबाजी के बीच आई है। मीडिया से बात करते हुए एपीएस ने दावा किया है कि स्टालिन जब भी बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का अपने राजनीतिक वादों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वे लोगों की सोच को प्रभावित करने के लिए गुमराह करने वाले बयानों पर निर्भर रहते हैं।
उन्होंने तर्क दिया है कि चेन्नई के नुंगंबक्कम इलाके में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में स्टालिन की हालिया टिप्पणियां ऐसे ही पैटर्न का संकेत थी। एपीएस ने खास तौर पर स्टालिन के आरक्षण नीतियों को दिखाने को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया है कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 7.5% अतिरिक्त आरक्षण, जिसे AIADMK सरकार के तहत शुरू किया गया था और एक सरकारी आदेश के जरिए लागू किया गया था, उसको DMK अपनी उपलब्धि के रूप में झूठा दावा कर रही है। एपीएस ने कहा कि क्रम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के लिए इंटरनल रिजर्वेशन का ऑर्डर फिर से शुरू करना और जारी करना उनके एडमिनिस्ट्रेशन की पहल थी, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाना था। लेकिन उन्होंने स्टालिन पर एक ऐसी कहानी बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया जिसमें इस पॉलिसी के लिए DMK को क्रेडिट दिया जा सकता हो। महाराष्ट्र के लातूर जाते समय मोहम्मद इमरान नाम के एक यात्री पर कथित तौर पर लगभग 20 लोगों ने उसकी धार्मिक पहचान के कारण हमला कर दिया। 11 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया जिसमें मुस्लिम आदमी पुलिस को घटना के बारे में बता रहा था। वह इस मामले में अब इमरान ने अधिकारियों से बताया कि मुझे बस उठाया गया और मारने लगे। उसने कहा कि दाढ़ी और टोपी पहने देखकर उन्होंने उसे निशाना बनाया और बीच बचाव करने की कोशिश करने वाले उसके दोस्तों पर भी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। खबर है कि यह मामला मनमाड काकीनाडा शिरडी एक्सप्रेस में हुआ जब वो हैदराबाद के हफीजपेट स्टेशन पर रुकी हुई थी। इमरान के मुताबिक ग्रुप पहले से मारपीट कर रहा था, जिससे वो उनके पास गया और उस आदमी के बारे में पूछा जिसे मारा जा रहा था। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।